कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शादी या बलात्कार, कितना उतावलापन था तुम्हारी एक एक हरकत में। हर समय जल्दबाजी, चुहलबाजी और खिलौनापन झलकता था तुम्हारे हर अंदाज में। तब सोचती थी कि शायद बचपना है तुम में अब भी। तुमसे पहली बार मैं अपनी परम सहेली निशा की शादी में मिली थी। तुम निशा के पति रोहित के बुआ के बेटे थे, यानी निशा के फुफेरे देवर। निशा की विदा होने तक तो तुम उससे मेरे लिए चापलूसी कर रहे थे। भाभी जी, आपकी सहेली प्रिया से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया है। प्लीज 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 उससे कहो वो मुझसे एक बार मिल ले। एटलीस्ट आपका नंबर ही दे दो मुझे। आई स्वेयर, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। निशा ने मुझे तुमसे एक बार मिलने को कहा तो मैं उसकी खातिर तुमसे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई। पर तुम्हें तो दोस्ती का पायदान लांघ कर प्यार, फिर शादी की सीढ़ियां चढ़ने की जल्दी थी। कितने हसीन वादे तुमने कर डाले थे मुझसे। तुम्हारी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी, कभी खत्म न होने वाली बातें। कौन कहता है कि हम लड़कियां ही बातूनी होती हैं। उफ, कभी कभी तो मेरा सिर ही चकरा जाता तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर तुम निशा, रोहित व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके, शगुन का थाल लेकर। मैं सकते में रह गई, पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर निशा लेकर आई थी ये रिश्ता, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ये सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके मुझसे हाँ कहलवा दिया गया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रही थी। आखिर इनकार भी किस बिना पर करती। तुम सुदर्शन, उच्च शिक्षित, अच्छी कंपनी में कार्यरत, व्यवहार कुशल लड़के थे और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी खत्म हो चुकी थी। अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेते थे। उस दिन झटपट रोके की रस्म अयादगी भी हो गई। 3 दिन बाद सगाई हो गई, फिर 1 हफ्ते बाद शादी हो गई। चिटमंगनी पट ब्याह वाली कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ में आ गया। चाहे जयमाला का कार्यक्रम हो या फेरों का, हर वक्त तुम जल्दबाजी चुहलबाजी करते जा रहे थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर तुम्हारा मेरे प्रति अगाध प्रेम समझ में शर्म से मुस्कुरा दी थी। अनायास ही मुझे तुमने चिकोटी काट ली और शरारत से आंख मार दी। सबके समक्ष तुम्हारा यह प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने के बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, यह सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने निशा को इसके बारे में जिक्र किया तो उसने भी यह सब कहकर सतावना दी। अमन भैया बहुत प्यार करते हैं तुझसे। तू इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियां बिछड़ जाती हैं। वी आर सो लकी ना। तुम्हारा पति अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा था। शादी को 1 साल हो गया था, तुम्हारा मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो तुम करते थे और दावा भी करते थे। फिर 9 महीने बाद हमारे आंगन में एक नन्ही मायरा की किलकारी गूंजी। मेरे पांव तो जमी पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी बंधी कि शायद एक बेटी के बाप बनकर ही तुम्हें परिपक्वता और ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें तो सिर्फ मेरे जिस्म से ही मतलब होता था। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा था। दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिन शारीरिक व मानसिक विश्राम चाहती थी। तुम मायरा के संग ना तो खेलते ना उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर निर्मोही। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए जान से ज्यादा प्यार करता है, पर तुम न जाने किस मिट्टी के बने थे। वह रोती तो तुम चिढ़ जाते थे, उसे मनुष्य कहकर परे कर देते। तुम्हें मेरे अलावा, मेरे जिस्म के सिवा कुछ न सूझता जब तक तुम घर में रहते। कैसा प्यार है ये तुम्हारा। मुझे तो घुटन होने लगी थी अब तुम्हारी मौजूदगी से। मायरा के सामने भी तुम उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज ना आते। तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी।
अमन, बिहेव योरसेल्फ, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो। क्या असर पड़ेगा उस पर? वो बच्ची है अभी, वो क्या जाने ये सब। वो तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मी को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने अमन से शादी करने में जल्दबाजी क्यों कर दी। अब मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। तुम्हारे ऐसे बेपरवाह और अमर्यादित व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं निशा के घर तुम्हारी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वो भी चिंतित हो गई। उसने रोहित से ये सब बताया तो रोहित ने कहा कि वो अमन से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी निशा भाभी और रोहित के पास। तुम्हें पता है कि मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार करना तुम्हें छिछोरापन लगता है? किस लिए तुमसे शादी की है मैंने तुमसे? और किस लिए बनी हो तुम? पति की संतुष्ट रखने के लिए ही ना, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे शरीर पर। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मेरा जहां भी जैसे भी मन करेगा मैं उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं समझ गई तुम। और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आते ही तुम मुझ पर भड़क उठे थे। ये सब सुन मैं सकते में आ गई। स्थिति बनने की बजाय और बिगड़ गई। अब तुम और ज्यादा मनमानी करने लगे। तुम्हें मेरे शरीर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। हवस का राक्षस तुम पर ऐसा सवार हो रहा था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। पर तुम बेखबर थे। तुम मेरे दिल की रूह तक पहुंचे ही कब थे, जो मेरी पीड़ा समझ सकते। मैं विरोध करती तो तुम बलात्कारियों की तरह पेश आते। एक दिन मैंने जॉब की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुम उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है? तुम्हें बाहर जाकर तफरी करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से ऐसी ओछी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। मम्मी जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो तुमने उन्हें भी चार बातें सुना दी। बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वो पैरों की जूती समझता है। मैंने अपने मम्मी पापा को इस बात की बोली तो वो बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है तुझे जो पति की इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है? मुझे क्या करती, मन महसूस कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फौरन जॉब लग जाती। सब वक्त के ऊपर वाले पर छोड़ दिया। मैंने मायरा को मम्मी जी के पास सुलाने लगी थी। कम से कम वो तुम्हारी ये घिनौना रूप तो ना देखे। उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष जाति के लिए नफरत तो ना पनपे। उस दिन मम्मी जी ने अपने बेटे का अनोखा ही रूप देखा था। उन्होंने वो सब सुना जो तुम निशा के यहाँ से आने के बाद मुझसे कह रहे थे। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपनी एक डॉक्टर मित्र को जानती हूँ, वो मनोचिकित्सक है। यदि मुझे इसके इस अजीब व्यवहार के बारे में पता होता तो मैं इसका इलाज पहले ही करवा लेती, या फिर अभी इसकी शादी ही ना करती। हाँ, उतावलापन बचपना तो इसमें रहा है, पर ये अंदेशा नहीं था कि इसका परिणाम ये हो सकता है। मैं एक माँ की तरह ही सोचती रही, कभी जाना ही नहीं कि इसकी इस उच्च खलता का ऐसा भयानक रूप भी सामने देखने को आएगा। मम्मी जी की प्यार भरी बातें सुन मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ ने जब तुम्हें मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेखा से मिलने के लिए कहा तो तुमने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें लगा कि मैंने फिर से तुम्हारी शिकायत की है और तुम गुस्से से मुझे उल्टा सीधा सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब मैं और माँ डॉक्टर से मिलने के लिए गए। उन्हें सारी बातें विस्तार से समझाई। सब सुनकर उन्होंने कहा, अमन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स की तीव्र लत है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति का हर समय बस सेक्स में ही के ही बारे में सोचते रहते हैं।
वे किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे अपराध भी ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति येन केन पराकेन अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये हर हालत में अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। अभी तुम इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर खुद को और प्यार या संभोग दोनों की सहमति से होना चाहिए, ना कि जबरन थोपा जाना चाहिए। फिर वे मम्मी जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे तो ये बेचारी खत्म ही हो जाएगी। अमन जो कर रहा है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब आप तो इसको इलाज के लिए मेरे पास लेकर आए और इसे इसके घर भेज दें कुछ दिनों के लिए। सच पूछो तो मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहती थी। इन 2 सालों में मैंने इतना भुगत लिया था कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पर मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं मायरा को लेकर अपने मायके चली गई। मम्मी पापा मुझे देख खुश तो हुए, पर साथ ही ये पूछने लगे, दामाद जी नहीं आए? कितने दिन के लिए आई हो? सुनकर अंदर कुछ टूट गया, पर बुरा मानने की ना तो स्थिति थी ना ही हिम्मत। मेरे तन मन को आराम की सख्त जरूरत थी, जो अमन से दूर रहकर ही मिल सकती थी। मैं अनमने ढंग से मायरा को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से बोला कि मैं कुछ देर सोऊंगी, रात को खाने के वक्त ही जगा देंगे। कितने महीने बाद, मैं यूं कहूँ कि शादी के बाद, आज चैन की नींद आई थी मुझे। मम्मी जी ने फोन करके बताया कि तुम कल घर नहीं आए थे, गुस्सा होकर सो गए थे। अगले दिन ऑफिस के बाद मुझे घर में ना पाकर तुमने पूरा घर सर उठा लिया। मम्मी जी को भी बहुत सुनाया कि बिना मुझसे पूछे उसे मायके क्यों जाने दिया। अगले दिन शाम तक तुम मेरे यहाँ आ धमके और मेरा हाथ पकड़ अपने घर ले जाने लगे। मम्मी और पापा मनुहार में लगे थे, पर तुम जो बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। तब पापा ने सख्त होकर कहा, प्रिया आज कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। इसकी हालत तो देखो कितनी कमजोर लग रही है। आप चाहें तो आप भी रुक ले यहाँ, या अभी घर जाएं। मैं इसे खुद आपके पास छोड़ आऊंगा। ओफो पापा, ये क्या कह दिया आपने? इसे रुकने को क्यों बोला? मैंने मन ही मन कहा। मैं तुम्हें अनदेखा कर मम्मी के पास सोने चली गई। मैं मम्मी के पास चैन की नींद सो ही रही थी कि अचानक मुझे लगा कोई मुझे जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा तुम थे। तुमने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगे। तुम्हारे हट्टे कट्टे वजूद के आगे मैंने हथियार डाल दिए। वो रात मेरे लिए बहुत भयानक थी। तुम सुबह सबके जागने से पहले ही चले गए। मम्मी जब मुझे उठाने आई तो मेरी हालत देख उनकी रूह कांप उठी। मम्मी का प्यार भरा स्पर्श पाकर मैं बेतहाशा रो पड़ी और रोते रोते सब बातें बताई। मम्मी एकदम सख्ते में आ गई, रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि अमन ऐसा दरिंदा है जो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेगा। इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। मायरा भी बड़ी हो रही है, इस पे इन सब बातों का कितना असर होगा। मैं अभी तुम्हारी सास को फोन करके बुलाती हूँ। फिर मम्मी ने सारी बातें पापा को बताई। मम्मी जी के आने के बाद मम्मी पापा ने उनसे बात की तो मम्मी जी ने मेरा ही साथ दिया। उन्होंने उसी समय अमन को फोन करके आने को कहा। इधर पापा ने पुलिस को फोन कर दिया था। मम्मी जी ने तुमसे मेरे साथ दुर्व्यवहार व दुराचार के बारे में पूछा तो तुम मुझे अनाग्न दृष्टि से देखने लगे। अभी भी तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। तुम ढीठ बने खड़े मुझे घूर रहे थे। मम्मी जी ने कहा, तू इंसान है या हैवान? इस तरह कोई अपनी पत्नी के साथ पेश आता है क्या? देख इसकी क्या हालत बना दी है तूने इसकी। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, आप लोग इससे दूर ही रहो। प्रिया तो कुछ बोल नहीं रही थी, पर आप लोग खामखा वकील बन रहे हो। चलो प्रिया, घर चलो। मुझे रोज रोज यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगे तो मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ कहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या क्या कहा तूने? मेरे साथ नहीं रह सकती? तेरे बाप ने तुझे पट्टी पढ़ाई होगी ना। मेरा इनकार सुन,
तुम सकते में आ गए। काश ये हिम्मत मैंने पहले ही दिखाई होती। शट अप, हाउ डेयर यू। मैं गुस्से से कांपने लगी। तुम मेरा हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगे। पापा ने बीच बिचाव किया तो तुमने उन्हें भी धक्का दे दिया। मम्मी जी ने तुम्हें जोर का चांटा मारा, तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई। मैं तुम्हें पुलिस जीप में जाते हुए देखती रही। अच्छा ही था कि तुम उस वक्त मायरा प्ले स्कूल में थी। उसने तुम्हें हथकड़ी पहने पुलिस के साथ जाते नहीं देखा, वरना उसके कोमल दिल को बहुत ठेस लगती। वैसे तुम कौन सा उसके साथ समय बिताते थे? जैसे पिता अपने बच्चों के साथ हंसता है, खेलता है, प्यार करता है, उसकी सब फरमाइशें पूरी करता है। तुम तो पता ही नहीं किस मिट्टी के बने हो। अपने प्यार का ऐसा अंत तो मैंने नहीं चाहा था, पर नहीं, अब और नहीं। अब यही सही है। वो पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी। मम्मी पापा के कमरे से भी देर रात तक बातें करने की आवाज आती रही। तभी मम्मी चाय लेकर आ गई और कहा कि उन्होंने मायरा को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। मम्मी ने अपना हाथ मेरे हाथ में लेते हुए कहा, बेटा क्या सोच रही है तू अपनी जिंदगी के बारे में? मेरा मतलब है कि क्या तू अकेले पूरी जिंदगी काट लेगी? हम हैं तेरे साथ, पर कब तक? हमारे बाद तेरा और मायरा का क्या होगा? मैं मम्मी की गोद में सिर रख लेट गई। मम्मी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो तय है कि मैं उस राक्षस के पास वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोच ले, क्या पता अमन के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। अमन का दिमागी इलाज चल रहा है। वहीं जेल में तेरी सास ने बताया 3 साल की सजा हुई है उसे। मम्मी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, ना सोचना है। आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगी मेरे या मायरा के सामने। और हाँ मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी, साथ ही कहीं नौकरी भी देखूंगी। पापा मायरा को स्कूल लेकर आ गए। पापा ने भी मेरी बात का समर्थन किया तो दिल को बड़ी राहत मिली। मैंने ठान लिया था कि एक विवक्षित व्यक्ति की वजह से मैं अपनी व अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। मैं अमन से अब कोई वास्ता नहीं रखूंगी, उससे तलाक ले लूंगी। और मैंने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया। फिर मैंने निशा को फोन लगाया और मैंने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया। फिर मैंने निशा को फोन लगाया। कुछ घंटों बाद ही निशा और रोहित मेरे यहाँ आ गए। सारी बातों का पता चलने पर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और अमन के ऊपर गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने भी अमन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। रोहित ने अपने वकील दोस्तों से बात की। साथ ही साथ निशा ने बताया कि उसके भैया जो कई साल से विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक अस्पताल व नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। उसने कहा कि वो मेरे लिए उनसे बात करेगी। उसकी बात सुनकर फिर से जीने की उमंग जाग उठी। मैंने ग्रेजुएशन की प्राइवेट पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1 साल के भीतर अमन से तलाक हो गया। अब मैं राहत महसूस कर रही थी कि वो अभी भी जेल में ही था। मम्मी जी कभी कभार फोन कर बातचीत हो जाती थी। अमन की गलती के लिए उनको क्यों कसूरवार ठहराती? उन्होंने तो हर चीज में मेरा साथ ही दिया था। वो मायरा से मिलने कभी कभी घर आ जाया करती थी। माँ को दिल की बीमारी की शिकायत थी। कभी कभी वो खींच भी जाती थी जब मायरा उन्हें परेशान करती। मैं दिन में ट्रेनिंग करती और रात में कॉलेज की पढ़ाई करती। शनिवार रविवार कॉलेज की क्लासेस अटेंड करती। इतनी व्यस्तता के बीच बेचारी बच्ची पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरी परेशानी देख मम्मी जी ने सुझाव दिया कि मायरा को उनके पास छोड़ जाया करूं। अब मायरा उनकी देख रेख में थी। देखते ही देखते 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अमन जेल से रिहा होकर घर आ गया। मैंने अब मायरा को मम्मी जी के पास भेजना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अमन की परछाई मेरे बच्ची पर पड़े। 6 साल बाद मम्मी दिल की बीमारी से हार गई। पापा भी मम्मी के गम में गुमसुम, उदास व दुर्बल हो गए थे। मैं सीनियर नर्स बन चुकी थी। नमन जी निशा के भाई
वे अस्पताल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। सिंगल मदर की परेशानियां समझते हुए मुझ पर रियायत कर देते थे। काम के घंटों को लेकर सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में मायरा और पापा की देखभाल के लिए मैंने एक भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर दिया था, जो दिन रात घर पर रहती थी। पिछली यादों के नाक कभी कभी फन फैला कर आ जाते तो मैं खुद को घर के बाहर कामों में ज़्यादा व्यस्त कर देती थी। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन नहीं, ये शायद मेरा भ्रम ही था। ऐसा अच्छा मेरा नसीब कहाँ। एक दिन जब मैं घर पर ही थी तभी मायरा बड़े गुस्से से घर में आई। बैग सोफे पर पटक कर मुझसे बोली, मम्मा आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया था ना? क्या बोल रही हो आरू? किसने कहा तुमसे ये सब? वो शिल्पा बोल रही थी कि आप सबने मिलकर मेरे पापा को जेल भिजवा दिया और मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। कहीं नहीं जाएगी तू? हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो जाऊंगी। पहले भी तो मैं दादी के पास ही जाती रहती थी, तो अब क्यों नहीं जाने देती हो? मुझे पता है आपने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया है, पर मैं हूं तो उन्हीं की बेटी। आप मुझे रोक नहीं सकती उनके पास जाने से। आपने उनसे तलाक लिया है, मैंने नहीं। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया। पापा गिरते गिरते बचे। उस पल मुझे वही मंजर याद आ गया जब अमन ने पापा को धक्का दिया था। मैंने मायरा को जोर का थप्पड़ मार दिया। वो रोते रोते अंदर कमरे में भाग गई। आज पहली बार मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया था। मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी। मायरा ही तो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। उसे दुख देकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? अभी 10 साल की छोटी बच्ची है। पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले जब वो अपने पापा के बारे में पूछती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर फुसला देती थी, पर अब वो बड़ी हो रही है, पर उसे असली वजह भी नहीं बता सकती थी। मैं कमरे में गई तो वह सो चुकी थी। मैंने मम्मी जी को फोन कर सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि अमन के ऑफिस जाते ही वो घर आएंगी। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी जिससे मायरा के साथ समय बिता सकूं। मायरा की भी 2-3 दिन की छुट्टियां हो रही थी। मम्मी जी, मैं और मायरा इमामबाड़ा घूमने निकल गए। बुद्धा पार्क में खूब झूला झूले, आइसक्रीम खाई, हमने खूब मस्ती की, चाट खाई। शाम को घर आ गए। मायरा का मूड थोड़ा तो ठीक हुआ, पर वो मुझसे कटी कटी सी रही। अपनी दादी से ही बात करती रही। शायद अभी भी गुस्सा थी। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, मैंने खुद को तसल्ली दी। मम्मी जी अमन के ऑफिस जाने के बाद अक्सर घर या अस्पताल मुझसे और मायरा से मिलने आ जाया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया, अमन अब आए दिन किसी न किसी महिला सहकर्मी या किसी लड़की के साथ नजर आता है। कभी कभी इन्हें घर पर भी ले आता है। मेरे मना करने पर उसने रोक टोक से बचने के लिए मुझे आउट हाउस में रहने को बोल दिया। इतना सब होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बहुत दुख हुआ मम्मी जी। इस उम्र में अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित व अपमानित होकर एकाएकी जीवन जीते हुए देखकर फिर भी बेटे के लिए कितनी दुखी व चिंतित रहती हैं। क्या स्त्री जीवन इसी तरह संघर्ष करने, खुद से जूझने व अपने वजूद को तलाशने के लिए है? 3 साल बाद मम्मी के जाने के बाद अकेलापन व बीमारी से ग्रसित पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एक बार फिर टूट गई। ऐसे वक्त में निशा और रोहित मेरे साथ खड़े थे। नमन भी अब अक्सर घर आने लगे थे। मायरा की नमन से अच्छी पटने लगी थी, पर मुझे किसी भी पुरुष की उपस्थिति अपनी और मायरा की जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पर नमन मेरे बॉस थे तो मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही थी। तो मैंने निशा को बोला कि वो अपने भाई को समझा दे, मुझसे या मायरा से नजदीकियां ना बढ़ाएं। तब निशा ने मुझे बताया, प्रिया भाई तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, तेरे तलाक के बारे में सब कुछ जानते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं।
पर तुझसे बात करने से पहले वो मायरा का दिल जीतना चाहते हैं, जिससे कि वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। अब तू ही बता, तू अकेले मायरा की परवरिश कैसे करेगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे जो कम से कम घर में उसके साथ रहते थे। नौकर चाकरों के भरोसे कहीं बच्चे पलते हैं क्या? सुरक्षित है? तू ही बता, तू जब काम पर जाती है तो मुझे मायरा की कितनी फिक्र रहती है। भाई उसे अपना नाम वे सुरक्षा देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? निशा के जाने के बाद मैं काफी देर सोच में पड़ गई। एक तरह अमन की प्रताड़ना से डरी हुई थी, उसकी वजह से पुरुष जाति के प्रति नफरत थी। दूसरी तरफ मायरा के भविष्य को लेकर चिंता। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर थी तभी शांता नौकरानी का फोन आया। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, दीदी मायरा बेबी स्कूल से नहीं आई। वो स्कूल बस में ही नहीं थी। मैंने स्कूल में भी पता किया, वो वहां भी नहीं थी। मेरे कांटों या खून नहीं, फोन हाथ से छूट गया और मैं बेहद तहाशा दौड़ी जा रही थी। लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जल्दी से ऑटो में बैठकर निशा को फोन लगाया। निशा रोहित भी निकल पड़े उसे ढूंढने। नमन उस वक्त अस्पताल में नहीं थे। जब उन्हें पता चला तो वो भी ढूंढने चल दिए। मैं लगातार रोती जा रही थी। मायरा की सभी सहेलियों के घर फोन कर करके पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। तभी मम्मी जी का फोन आया कि मायरा उनके पास है। मेरी जान में जान आई। ये खबर सुनकर मैंने ऑटो वाले को मम्मी जी के घर के यहाँ चलने को बोला और सबको खबर कर दी कि मायरा मिल गई है। मम्मी जी के पास बैठी मायरा बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही देखते उसने मुंह बनाया और बोली, आप क्यों आई हो यहाँ? अब से मैं यहीं रहूंगी, दादी और पापा के पास। आप रहो जहाँ आप अपने नमन अंकल के साथ। क्या बोल रही है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि मैं नमन अंकल के साथ रहूंगी? मैंने खुद आपके कानों से सुना था उस दिन निशा आंटी आपसे उस आदमी के साथ शादी करने को बोल रही थी। मैं उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपना पापा बना लूंगी। आप तो नए पति मिल जाएंगे, पर उन्हें मैं अपना पापा कभी नहीं मानूंगी। जब मेरे पापा हैं तो मैं किसी और को अपना पापा क्यों मानूं? मैं बेबस, लाचार, निढाल हो वहीं बैठ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा देकर बिठाया और पानी पिलाया। उन्होंने मायरा को कहा कि वो गार्डन में जाकर खेल ले, वहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मायरा के जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो उससे प्यार से समझा बुझाकर कल घर ले आएगी। शनिवार रविवार वैसे भी उसके स्कूल की छुट्टी है। संडे की शाम वो उसे ले जाएगी। वैसे भी अमन 4-5 दिन के लिए टूर पर गया हुआ है। मैं निश्चित होकर घर आ गई। संडे को जब मम्मी जी मायरा को लेकर नहीं आई तो मैंने फोन किया तो बोली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोमवार को उसे वहीं स्कूल छोड़ देंगी। सोमवार की सुबह करीब 5 बजे मेरा फोन बजा। इतनी सुबह किसका फोन होगा? शायद हॉस्पिटल से होगा। फोन उठाया तो मम्मी जी का फोन था। प्रिया, मैंने अमन को मार दिया। क्या? क्या बोल रही है मम्मी जी? मार दिया मतलब? तू बस आ जा। ओके ओके, मैं आती हूँ। मैं हैरान परेशान बदहवास हो जल्दबाजी से उनके घर की तरफ भागी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहीं ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? और अरे, मैंने मायरा के बारे में पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, जा तो रही हूँ, सब पता ही चल जाएगा। खुद से बातें करते हुए कब मैं उनके घर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब रिक्शे वाले ने कहा कि घर आ गया तब होश आया। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा, क्या पता उनकी जरूरत ही पड़ जाए। आउट हाउस का रास्ता गार्डन से होकर जाता है। मैं भागी भागी अंदर जाने लगी, गार्डन की तरफ। मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मम्मी जी के हाथ खून से सनी कुल्हाड़ी थी। नीचे जमीन पर अमन खून से लथपथ पड़ा था। कुछ पल मैं स्तब्ध जड़वंत रह गई। तभी मेरी नजर झाड़ियों के पीछे छिपी मायरा पर पड़ी। वो डरी सहमी थर थर कांप रही थी। मैंने दौड़कर उसे
अपनी कोख में भर लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्यों छिपी हो? मेरी गोद में आते ही वो बेतहाशा रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत डरी हुई थी मेरी बच्ची। मम्मी जी भी शून्य में ताके जा रही थी, बीच बीच में चिल्लाने लगती। मैंने मार डाला अपने बच्चे को। थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहले पुलिस को फोन किया, फिर निशा को। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और निशा, रोहित व नमन भी आ गए। अमन के प्राण पखेरु हो चुके थे। पुलिस ने मुझसे वे नौकरों से पूछताछ करके मम्मी जी को हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक टीम भी आ गई। मायरा से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन लाया गया। तब तक मम्मी जी संभल चुकी थी। अपने बयान में उन्होंने जो बताया वो देखकर सबके रोंगटे खड़े ही हो गए। मम्मी जी ने बताया, संडे को अमन अचानक टूर से आ गया। रात में वो पीछे गार्डन में अकेले बैठा शराब पी रहा था। मायरा भी अचानक वहां पहुंच गई। पिता से मिलने की बेताबी तो थी बच्ची में, तो अमन को देखते ही पापा पापा कहकर उससे जाकर लिपट गई। नशे में धुत उस राक्षस को अपनी बेटी हवस पूर्ति का साधन नजर आई। मायरा की चीख सुनकर मैं भागी चली आई। मैं उसे बचाने के लिए तो अमन ने मुझे धक्का दे दिया। रात को नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में सोने चले जाते हैं। मेरी आवाज सुनकर जब कोई नहीं आया, मैंने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। वो मायरा को लेकर कमरे में जाने लगा तो मैंने कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारी, जो उसके सिर पर जा लगी। पर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। प्रिया, मैंने तेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे कोई दुख नहीं कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने एक राक्षस का अंत किया है। हा हा। मम्मी जी अभी अट्टहास करती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। रोहित ने मम्मी जी के लिए एक अच्छा वकील कर दिया। बचाव हेतु गैर इरादतन की गई इस हत्या के लिए मम्मी जी को नामात्र की सजा सुनाई गई। 1 साल बाद उस हादसे के बाद मायरा को नॉर्मल होने में काफी वक्त लगा। जेल से छूटने के बाद मम्मी जी को हम अपने घर ले आए। मायरा ने एक संडे को एक सरप्राइज पार्टी रखी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मेरी बच्ची आज खुश है। पूछने पर बोली, सरप्राइज बताते थोड़े हैं मम्मा, आप भी ना बुद्धू हो एकदम। अरे पापा, वेट एंड वॉच, पहले सबको आने तो दो। अच्छा बाबा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका का। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर में ही निशा, रोहित और नमन आ गए। चाय नाश्ता हो गया, कोल्ड ड्रिंक का एक दौर चला। अब वो खाना लगवाने लगी टेबल पर सरप्राइज का खुलासा नहीं कर रही थी। खाना खत्म होने के बाद उसने शांता को आवाज लगाई, मौसी टेबल साफ कर दो और आइसक्रीम निकाल दो सबके लिए। जी मायरा बेबी, अभी करती हूँ। बड़ी बूढ़ी मुखिया की तरह लग रही थी आज मेरी मायरा। बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस पर। लो जी, आइसक्रीम भी आ गई। अब तो बताओ अपना सरप्राइज, मम्मी जी ने कहा। ओके, तो मेरा सरप्राइज है कि मम्मा आप नमन अंकल को मेरा पापा बनाएंगी। क्या? मैं गुस्से में एकदम से खड़ी हो गई। ये क्या मजाक है मारू? मायरा मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया। ये मजाक नहीं है मम्मा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, मैंने जो आपको गलत समझा था, मैंने कितनी ही रूडली बिहेव किया था आपसे। आई एम सॉरी मम्मा। अब मैं समझ गई हूँ कि आपने उस आदमी से क्यों तलाक लिया और मुझे क्यों दूर रखा। अब मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। प्लीज आप नमन अंकल से शादी कर लो। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा। दादी प्लीज आगे आप बात करो ना मम्मा से। इसका मतलब मम्मी जी भी इसके प्लान में शामिल थी हैं। मम्मी जी ने कहा, मान जा प्रिया बेटा। निशा भी आशा भरी निगाहों से विनती कर रही थी। मैंने नमन की ओर देखा तो वो नजर नहीं आए। तभी नीचे से आवाज आई, क्या मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ मांग सकता हूँ? प्रिया जी। नमन घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे, हाथ में अंगूठी लिए। मैं सबको देखने लगी। सबकी आंखों में खुशी थी और मेरी हाँ का इंतजार था। अब जल्दी से जल्दी हाँ कर दो यार, मेरे घुटने में दर्द होने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने शर्माकर हाँ कर दी।
मायरा की खुशी तो देखते ही नहीं बन रही थी। वो एकदम से मेरी बाहों में समा गई। मेरी खुशी के लिए कुछ भी। मेरी बच्ची तू ही तो मेरी जिंदगी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।